सच आता है पत्रकारों के माध्यम से। आप जैसे जो 4 PM जैसे पत्रकार हैं, इस प्रधानमंत्री की एक बड़ी खासियत है, झूठ बेशर्मी से बोलना है, सच से बिल्कुल टांगें कांपती हैं, और आपको कोई सूचना मिल जाए ये संभव नहीं है। और ये सिद्ध हो चुका है कि CBI के माध्यम से, ED के माध्यम से जिस तरह से ये सरकार हफ्ता वसूली कर रही है, इस देश ने ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। भ्रष्ट है एक नंबर। इससे बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा बेईमान मैंने तो देखा नहीं कि देश में हुआ हो कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी और भी हुआ हो। जनता इस बार इनका सुपड़ा साफ कर देगी। वो 400 की जो बात कर रहे हैं, 1 0 हट के 40 ये पार नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, और अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आता है कि उन्हें ED की हिरासत में उन्हें मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर वो सरकार चलाने की बात करते हैं, लेकिन LG की तरफ से मना कर दिया जाता है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसका जवाब जनता देगी। इस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर लॉयर हैं भानु प्रताप जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, मेरा सवाल यही है, जिस तरह से 24 में चुनाव में जनता जवाब देगी, इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है, कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि देश में जो परिस्थितियां हैं, हकीकत में जनता ही विपक्ष है और जनता का फैसला ही सर्वमान्य होगा, अगर वो जनता का फैसला होता है तो। लेकिन मैं, जहां तक हम लोग बात करते रहे हैं, हमारा बहुत सीधा है कि जनता वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री के डेडली अगेंस्ट है। अंधभक्तों को छोड़ दें तो उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि देश की हालत उन्होंने जिस तरह से कर दी है, देश जिस तरह से आर्थिक रूप से गड्ढे में जा रहा है, अंधाधुंध जो कर्ज ले लिया गया और अंधाधुंध इस देश में जो बेरोजगारी है, लोगों की कमर टूट चुकी है, उससे जनता पूरी तरह से इनके विरोध में है। पर ये जिस तिकड़म से जीत के आते हैं, जिस प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से और जिस चुनाव आयोग के माध्यम से और जिस EVM के माध्यम से जीत के आते हैं, अगर वो गड़बड़ी होती है तब तो जनता का कोई भी फैसला कुछ है ही नहीं। और अगर वो गड़बड़ी नहीं है तो आप लिख लीजिए, जनता इस बार इनका सुपड़ा साफ कर देगी। वो 400 की जो बात कर रहे हैं, 1 0 हट के 40 ये पार नहीं कर पाएंगे, अगर जनता का फैसला होता है। और जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है, जैसे CBI के माध्यम से, जैसे ED के माध्यम से, ये सरकारी गुंडागर्दी, इसके लिए सबसे बेहतर शब्द यही है, सरकारी गुंडागर्दी। और ये सिद्ध हो चुका है कि CBI के माध्यम से, ED के माध्यम से जिस तरह से ये सरकार हफ्ता वसूली कर रही है, इस देश ने ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, जो उसमें सबसे बड़ा अपराधी है व्यक्ति, जो सरकारी गवाह बन गया है, 50 करोड़ रुपए रिश्वत उसने दिए, 50 करोड़ का बॉन्ड उसने दिया नहीं दिया जी, वो सरकारी गवाह है। और अरविंद केजरीवाल या और जो भी हैं, चाहे वो हमारे संजय सिंह हो या जितने भी बाकी साथी हैं, उनके खिलाफ अभी तक ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुकी है ओपन। और अब अरविंद केजरीवाल के मामले में ये सारी बातें आ रही हैं, बावजूद उसके न केवल अरेस्ट किया गया बल्कि उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और जनता देख रही है। जनता काश इन सारी चीजों को देख के अगर जिस दिन सड़क पर आ गई, वो नजारा होगा देखने लायक। और आज नहीं तो कल जनता सड़क पर आएगी, जिस तरह की ये गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। सर, मैं कस्टेडियल मौत की बात करूं तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, खैर उसकी बात ना करके मैं जिस तरह से एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, तो सर इसको कैसे देखते? देखिए, जो तानाशाह सरकार है, उस सरकार में कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति की सुरक्षा वाकई में बहुत जरूरी है। कोई भी कानून हमारा ये कहता है,
दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा क्रिमिनल लॉ इस देश का बेस है। वो ये कहता है चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए उसका आधार बनाया गया कि जब तक सिद्ध ना हो जाए कोई भी दोषी नहीं है। ये आधार है कानून का। और जब तक सिद्ध ना हो जाए दोषी नहीं है तो उसके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सरकार कैसे गलत कर सकती है, क्या अधिकार है उसको। जो अदालत है, किसी भी अपराधी को, किसी भी मुलजिम को सजा देने का अधिकार किसको है? अदालत को। अदालत भी सजा दे सकती है लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकती, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती, अदालत भी। तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे कर सकती है? लेकिन यह भी इसी देश का सच है कि राजनीतिक दुश्मनी के लिए कुछ भी कराया जा सकता है। जेलों में कत्ल भी हुए हैं, सबको मालूम है। और अभी जैसे मुख्तार अंसारी जी की आपने बात की, उनकी भी जैसे मौत हुई है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब तो बाकी सारी चीज़ें अगर ईमानदारी से उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सच तो तभी पता लगेगा। और इस सरकार में सच सामने नहीं आता। सच आता है पत्रकारों के माध्यम से। आप जैसे जो 4 PM जैसे पत्रकार हैं, जो सच ला रहे हैं निकाल के, अपनी जान को जोखिम में डाल के। सो आप लोग सच निकाल पाए तो निकाल पाए, बल्कि सरकार की तरफ से नहीं आएगा। दिक्कत है, संभावना कुछ भी हो सकती है। सर, जिस तरह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूँ, दुनिया का सबसे, हमारे देश का तो सबसे बड़ा जो एक घोटाला है वो है, और इस पर बात नहीं करते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। जिस तरह से चंदा दिया गया पार्टी को, उसके बारे में कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे भाई? कुछ बोलने लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं है देश का प्रधानमंत्री। मतलब वसूली प्रधानमंत्री बन गया, एक तरह से यही कहा जाएगा ना। आप बताइए कि जिस कंपनी की इनकम ही साल की 2 लाख या 12 लाख या 20 लाख रुपए है, वो कंपनी 160 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे रही है। कहां से दे रही है? ये मतलब ये नहीं साफ समझ में आ रहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंतर्गत आती है, या इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। और फिर आप उन्हीं कंपनियों को आप धंधा दे रहे हैं, सब कुछ सामने है। आपने जो 2G स्पेक्ट्रम का मामला था जिसमें अपना हल्ला मचाया, वही स्पेक्ट्रम की बोली आप न लगा के सैटेलाइट के माध्यम से एयरटेल को दे दिए ना आपने। ये तो अब आ रहा है, आप देखो। और कैसे दिया कि एयरटेल से आपने 350 करोड़ से ज़्यादा का चंदा ले लिया आपने। तो आपने बिना बोली के, रिलायंस भी कहता रह गया भाई इसमें कम से कम वो तो लगवाओ, इसकी बोली तो लगवाओ, तभी तो होना चाहिए। उसके बिना, नीलामी के बिना कैसे होगा? आपने दे दिया, कानून में परिवर्तन कर दिया, उसके लिए सब कर दिया। सो ये जो सरकार है, या यूँ कहो सीधे सीधे सरकार क्या है, देश का जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये आदमी, इसको सत्ता की और सत्ता के लिए पैसे की इतनी हवस है, इस देश में आज तक कभी किसी को नहीं रही। उसके लिए किसी भी CBI का इस्तेमाल करना हो, ED का इस्तेमाल करना हो, किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, डरा धमका के उससे पैसा हफ्ता वसूली करना हो, उसके आगे भी किसी हद तक ये व्यक्ति जा सकता है। और ये सबके सामने है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं है। देश की जनता को इतना घिनौना जो रूप सरकार का दिख रहा है, वो पहले कभी नहीं दिखा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि देश की जनता बर्दाश्त कैसे कर रही है इस सारी चीज को, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर किस पे पड़ेगा? जनता पर। जब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, उसके लिए जो बेईमान है उनको संरक्षण दे सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको चंदे के बदले धंधा दे सकता है, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको ध्यान होगा, ये सरकार आई थी जो 15 लाख वाली बात हुई, तो ये कहा कि स्विस बैंक में जो पैसा है, इसी सरकार के कार्यकाल में वो स्विस बैंक में दुगने से ज्यादा पैसा हो गया। भ्रष्टाचार कम हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया। और अभी तो आप ये देख रहे हो, ये चंदा दो धंधा लो इलेक्टोरल बॉन्ड का। अभी तो PM केयर जिस दिन खुलेगा, PM केयर फंड जिस दिन खुलेगा, उस दिन पता लगेगा कि जिन चाइनीज कंपनियों ने पैसा दिया उसमें उनको क्या क्या धंधा दिया, पता लगेगी। एक तो बहुत मोटा सही है कि टाटा ने जो पैसा दिया PM केयर फंड में, उस PM केयर फंड में दिए गए पैसे के बदले एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया। धीरे धीरे आप जाने, कोटक महिंद्रा का आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि जिस कोटक को जो है
उसका बंद करने जा रहे थे सारा सब कुछ, उसी को मालिक बना दिया, कहता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये हुआ ना। सो इस हालात में आज की तारीख में देश चल रहा है। ये देश के लिए बहुत गंभीर परिस्थिति है। देश के लोगों को, देश के जनता को सोचना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इसका असर? अगर बेईमान, एक नंबर छटा हुआ भ्रष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, सत्ता की हवस जिसमें होगी, वो आदमी लोगों के लिए क्या काम करेगा? कुछ नहीं, उसे करना ही नहीं है। इसलिए हर चीज का जो है निजीकरण हो रहा है, इसलिए हर चीज ठेके पर दी जा रही है, और ये निजीकरण और ठेका इस देश को तबाह करने वाला है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके माध्यम से इस देश की शिक्षा और इस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, उनकी जो कीमत है आसमान पर जाएगी। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकेगा, गरीब आदमी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। इसके अलावा जो ठेका पड़ता है उसका नतीजा क्या है? ये मानो ये नाली ही साफ करनी है। नाली साफ करने वाला व्यक्ति जो पहले नाली साफ कर रहा था, आज भी वो नाली साफ कर रहा, नाली वही साफ कर रहा है, लेकिन ठेका दे दिया गया है। ठेके में बीच में दूसरा व्यक्ति आ गया। जो व्यक्ति पहले नाली साफ करता था उसको 40,000 रुपये मिलते थे, आज वो ठेकेदार उसी काम के सरकार से ले रहा है 50,000 रुपये। उस काम करने वाले को दे रहा, काम वही कर रहा बेचारा, कोई और नहीं कर रहा। उस काम करने वाले की तनख्वाह जो उससे पैसे मिलते हैं वो 10 से 15,000 रुपये हो गए। यानी बीच का जो 35,000 है, 30 से 35,000 है, वो पैसा कौन खा रहा? 3। इनको सीधे सीधे आप ये वो क्या कहते हैं ना, एक्सटॉर्शन वाले गुंडे हैं। ये कौन कौन है? सरकारी अधिकारी, ठेकेदार और नेता। ये तीनों मिलकर वो 35,000 जो है उसके नाम से 50,000 ले रहे हैं, उसे दे रहे हैं 15,000, और ये 35,000 ये तीनों गुंडे खा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग, नेता और अधिकारी और ठेकेदार, काम वही आदमी कर रहा। ये ठेका पिरता इस तरह से तबाह करेगी, सर आपने इस देश को तबाह कर रही है। आपने 15 लाख की बात को हम जनता में बांटेंगे, अब इसको कैसे देखते हैं? उससे ये पूछो कि पहले तो ये बता कि ईडी द्वारा कितनी लाई गई ब्लैक मनी जो। दूसरी बात, अगर वाकई में तुम इतने ईमानदार हो तो जो पीएम केयर फंड में एक एक पैसा है वो कहां से आया, किसने दिया, और जिसने दिया उसको कितने का तुमने धंधा दिया, ये बता पहले तुम। ईमानदारी तभी तो पता लगेगी। नहीं तो इस देश का प्रधानमंत्री मेरी नजर में तो छटा हुआ बेईमान है, भ्रष्ट है एक नंबर। इससे बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा बेईमान मैंने तो देखा नहीं कि देश में हुआ हो, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी और भी हुआ हो, इस कदर बेईमान आदमी। सो आप ये कह रहे हो कि ये ईडी द्वारा लाया गया पैसा, पहले आप ये बताओ कि जो पीएम केयर फंड में है वो कहां से। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, तो प्रधानमंत्री पहले ये बताएं कि किस किस उद्योगपति से आपने कितना पैसा लिया, और जिन लोगों के यहां रेड मारी उनके खिलाफ कितनी कानूनी कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और उनसे आपने चंदा लिया कितना लिया, और उनको धंधा कितने का दिया, ये बताओ। आप एक एक चीज का खुलासा करो, तभी तो प्रधानमंत्री की ईमानदारी पता लगेगी। लेकिन नहीं बोलेंगे। इस प्रधानमंत्री की एक बड़ी खासियत है, झूठ बेशर्मी से बोलना है, सच से बिल्कुल टांगें कांपती हैं, और आपको कोई सूचना मिल जाए ये संभव नहीं है। आप अपनी जो पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, अपनी मेहनत से निकाल लो तो निकाल लो, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। सो झूठ बोलते आए हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े नारों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है? कुछ नहीं, पूरी तरह से खोखला। इस देश के लोगों पर सबसे ज्यादा टैक्स इसी प्रधानमंत्री ने लगाया। दूध पर टैक्स लगा दिया, बच्चों की कलम पेंसिल पर, कागज पर टैक्स लगा दिया, ऐसा पहले कभी नहीं था। और ये उस सब के बावजूद है कि कोरोना काल के बाद और नोटबंदी के बाद और पूरे इन 10 सालों में इसी प्रधानमंत्री ने 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है विदेशों से, 155 लाख करोड़, और 115 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो मात्र पिछले 4 सालों में लिया, मात्र पिछले 4 सालों में। सो प्रधानमंत्री से ये पूछो, देश ने पिछले 60 साल में, 60 या 62-64 साल में जो उस पर कर्जा था, वो कर्जा था 55 लाख करोड़, ठीक है। और इस प्रधानमंत्री ने मात्र 10 साल में 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा और ले लिया। ये बता भाई, इस कर्जे का किया क्या? इस कर्जे से कितने लोगों को रोजगार मिला,
कितने बेरोजगार बच्चों की जिंदगी सुधरी। इस कर्जे से बता कि कितनी गरीबी दूर हुई। इस कर्जे से बता कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने रोजगार के साधन तूने बनाए। कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा निकलता है यहां से वहां तक के 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कि भैया प्रधानमंत्री का वो हो रहा, रोड शो हो रहा, और चारों तरफ से वो किराए की भीड़ होती है, करोड़ों रुपए के फूल बरसाए जाते हैं जैसे कोई किला फतेह करके आया हो। वो तो 400 पार का नारा दे 400 पार क्या, अगर ईवीएम हटा दो तो मैं लिख के दे रहा हूं 40 भी पार कर जाए, हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, आंदोलन करना छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं सुपड़ा साफ हो जाएगा, 40 पार नहीं कर पाएगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। और हिम्मत नहीं है ईवीएम को हटाने की, हिम्मत नहीं है उसकी, लेकिन एक दिन हम ही हटाएंगे, देखेंगे आंदोलन करके पूरी जनता जब खड़ी होगी हम ही हटाएंगे। और एक दिन तो जाना ही है उसको। जो आया है वो जाएगा। अच्छे अच्छे तानाशाह इसी मिट्टी में मिल गए। ये किस खेत की मूली है, इसका भी यही अंत होगा।